हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉलम स्पेस, नल स्पेस और रो स्पेस। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है सबसे पहले हमको? कॉलम स्पेस। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर समझाता हूं। कॉलम स्पेस, द column space of a matrix A is the set of all linear combination of column and is denoted by call of A if A is equals to A1, A2, A3 up to AN, then call of A is equals to span of A1, A2 up to AN। समझिए क्या कह रहा है। आपको कभी भी अगर बोलता है आपको कोई भी मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस निकालना है, क्या निकालना है आपको? कॉलम स्पेस। तो आपको क्या करना है, जितने भी दिए हुए कॉलम्स है उनका क्या लेना है? लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। जहां पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया मतलब क्या होता है? स्पैन होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज याद रखेंगे। जब भी आपको कॉलम स्पेस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप जो भी आपके कॉलम है गिवन मैट्रिक्स के उसका क्या लेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। जहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या होगा? स्पैन होगा। तो कॉल ऑफ ए क्या होगा? स्पैन ऑफ A1, A2 अप टू AN। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम ए के वो वाले कॉलम्स को लेते हैं जो कैसे हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे वाले कॉलम्स को लेंगे हम लोग? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे कॉलम जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? पाइवट एलिमेंट। ये चीज याद है, जहां पे भी पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कॉलम कैसा रहता है हमारा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको भी बोला कॉलम स्पेस निकालना है तो पहली चीज क्या याद रखना है, हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे कॉलम्स लेंगे। कॉलम का क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे मतलब क्या रहेगा? स्पैन रहेगा। तो कॉलम ऑफ ए क्या रहेगा? स्पैन ऑफ A1, A2, AN। यहाँ पे A1, A2, AN क्या है? कॉलम्स है किसके? मैट्रिक्स ए के। अब यहाँ पे कौन से वाले लिखेंगे हम लोग? वो वाले कॉलम्स को लेंगे जो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे वाले कॉलम्स को लेंगे जो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से कॉलम्स रहते हैं? जिनमें क्या प्रेजेंट रहता है? पाइवट एलिमेंट। जिसमें पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैसा रहेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक और चीज याद रखना, यहाँ पे आप कॉलम में वाले मैट्रिक्स के वाले कॉलम लिखेंगे जो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। साथ साथ आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम लिखेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स के A1, A2, A3 ये क्या है? ओरिजिनल कॉलम्स है। तो हमेशा यहाँ पे कौन से वाले कॉलम्स लिखना है आपको? ओरिजिनल मैट्रिक्स के। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और अगर अभी नहीं भी समझ रहे ना टेंशन मत लो, जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तब ये भी समझ जाएगा कि अपन यहाँ पे क्या लिख रहे थे। नेक्स्ट चीज है आपकी रो स्पेस। रो स्पेस की डेफिनेशन लिख लीजिए। द सेट ऑफ ऑल लीनियर combination of row of A is called row space and
is denoted by row of। अब यहाँ पे एक आप नोट लिख के रख लो ताकि ये चीज आपको बाद में अच्छे से याद रहे। क्या याद रखना है हमको? कॉलम स्पेस में आप वो कॉलम्स लिखेंगे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के हो, ठीक है। और रो स्पेस, इसमें आप वो रोज लिखेंगे जो पहले तो नॉन जीरो हो और रेड्यूस करने के बाद की, यानी जो एक्लॉन फॉर्म में लाने के बाद जो रोज रहेंगी वो लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या याद रखना है? कॉलम स्पेस पे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉलम्स को, लेकिन रो स्पेस में कौन सी लिखते हैं? नॉन जीरो रोज लिखते हैं, और वो भी कौन से? इसकी एक्लॉन फॉर्म में आने वाली, यानी जो पूरा रिड्यूस करने के बाद जो आती है वो, ठीक है। अब जैसे अपन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मास्टर क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे। एक और डेफिनेशन लिख लो जो है नल स्पेस की। द नल स्पेस ऑफ a matrix is the set of all solutions of homogeneous system of equations ax is equals to 0 and is denoted by null of a। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है। पहले एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसपे हमको तीनों चीज़ें निकालने को दी हुई है, नल स्पेस, कॉलम स्पेस और रो स्पेस, तीनों के तीनों। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ a is equals to 1 3 4 3 3 9 12 9 1 3 4 1, find column space basis of column space dimension of column space। Second, row space basis of row space dimension of row space। Third is null space basis of
नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। एक ही क्वेश्चन में सब चीजें निकालेंगे अपन। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको कॉलम स्पेस निकालना है, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस निकालना है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस निकालना है। सेम चीज रो के लिए, सेम चीज नल स्पेस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो हियर मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है आपको, 1 3 4 3 3 9 12 9 1 3 4 1 दिया हुआ है ऐसा। सबसे पहली चीज क्या बताया मास्टर ने, हमको ढूंढना है पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट के लेफ्ट में और नीचे में जो भी एलिमेंट है उसको क्या बना दो, जीरो बना दो। इसके तो लेफ्ट में कोई झंझट ही नहीं, नीचे जीरो बनाना है। तो कहां पे बनाना है, पहले R2 में। तो आप लिखेंगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1 आ जाएगा। सेम चीज R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो बताइए क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं था, 1 3 4 3। दूसरी रो में भी चेंज, R2 माइनस 3 टाइम्स R2, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 में से 9 गया 0, 12 माइनस 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0, 9 माइनस 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। आगे सेम चीज यहाँ पे करो, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। अब ये तो आपको याद है, जो भी पूरे जीरो रो बन जाए उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, सबसे नीचे लिखते हैं। तो आप लेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू 1 3 4 3। मेरे को क्या करना है, दोनों रो को इंटरचेंज करना। तो मैं लिखूंगा R2 इंटरचेंज विथ R3। क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज विथ R3। तो सेकेंड रो ऊपर चले जाएंगे, तो आएगा 0 0 0 -2 और ये रो सबसे नीचे आ जाएंगे। क्या क्या समझा, R2 और R3 को आपने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब चाहो तो इसको -2 से डिवाइड कर दो, तो R2 डिवाइड बाय -2 कर दो। तो R2 चेंजेस टू R2 बाय -2। तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट, क्या मिलेगा 1 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0। अब आप बताइए पाइवट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं, नीचे जो एलिमेंट है 0, तो ये हो गया पाइवट एलिमेंट। इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है 0, नीचे जो भी एलिमेंट है वो 0, तो ये भी क्या हो गया, पाइवट एलिमेंट। कहाँ कहाँ पे पाइवट एलिमेंट है, पहले और चौथे कॉलम में है। तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट्स are in first and fourth column। तो आपके कॉलम ए में कौन कौन आएगा, पहला और फोर्थ कॉलम है ना, ये आपको याद है। मैंने क्या बताया था, कॉलम स्पेस में क्या कौन से आएंगे आपके एलिमेंट, इनमें वो एलिमेंट जिनमें क्या प्रेजेंट है, पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है, वही वाले कॉलम्स को लेते हैं हम लोग। तो आप लेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट आर इन फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम, देयरफॉर the column space of A is spanned by first and fourth column of matrix A। ये चीज समझा। तो पहला और चौथा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये रिड्यूस फॉर्म वाला नहीं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट और फोर्थ कॉलम क्या करेंगे, कॉलम स्पेस पे आएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये क्या आएगा, स्पैन ऑफ किस किस का, स्पैन पहली और चौथी रो का। क्यों, क्योंकि पाइवट एलिमेंट कहां कहां पे है, पहले और चौथे कॉलम में है ना। तो पहला और चौथा कॉलम क्या करेगा, स्पैन करेगा। पहला कॉलम क्या है, 1 3 1, तो आया 1 3 1।
दूसरा कॉलम क्या है, सॉरी चौथा कॉलम क्या है, 391, तो चौथा कॉलम लिख दो, आ गया 391, ये बन गया हमारा कॉलम स्पेस ऑफ ए। इजी था, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, यहां तक समझा पक्के में। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है इसको एक्लोन फॉर्म में लाने की कोशिश करो, यानी क्या ढूंढो, पाइवट एलिमेंट ढूंढो। पाइवट एलिमेंट कैसा रहता है, नीचे जीरो बनाओ और लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट है उसको जीरो बनाओ। जैसे हमने जीरो बनाया हमको ये मिला, ये कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में और आखिरी कॉलम में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम क्या है, ऐसे एलिमेंट है जहां पे पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट आर इन फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम। जो भी कॉलम में पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कॉलम क्या करेंगे, स्पैन करेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। तो फिर आपने लिख दिया देयरफॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, क्या बनेगा कॉलम स्पेस ऑफ ए, पहला कॉलम और चौथा कॉलम बनेगा। अगला क्या निकालना है आपको, बेसिस निकालना है। बेसिस में क्या क्या आता है, स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंस। हमारे मास्टर ने तो हमको बताया कि जो भी आपका जहां पे भी पाइवट एलिमेंट आता है वो हमेशा कैसा रहता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो, क्लियरली 1 3 1 and 3 9 1 are linearly independent। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट था, जहां पे पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैसे रहता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। आप देख भी लो, ये देखो 3 1 जा 3 आ रहा, मल्टीपल है, 3 3 जा 9 आ रहा, मल्टीपल है, लेकिन देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर ये दो एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होता है, आखिरी वाला भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो क्या बनना चाहिए था, 3 9 3, यहाँ पे 3 9 3 बना क्या, नहीं, यानी एक दूसरे के मल्टीपल है क्या, नहीं। तो आपके ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहे क्या, नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, तो कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझा, तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है, क्लियरली ये और ये कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जब स्पैन भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। वही निकालना था आपको, देखो पूछा है बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, तो आप लेंगे देयरफॉर बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। क्या आएंगे, यही दो एलिमेंट, कौन कौन से, 1 3 1 और 3 9 1। अरे इजी है, समझ रहा, पीछे के कंसेप्ट क्लियर, तो आसान है। जब भी बेसिस निकालना है मतलब क्या चाहिए, स्पैन चाहिए और लीनियर इंडिपेंडेंस चाहिए। स्पैन तो क्योंकि कॉलम ऑफ ए को स्पैन कर रहे हैं लोग, है ना, जिसपे भी पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, स्पैन करेंगे। तो आपने लिखा यहाँ पे जो थ्योरी है वो याद रखना, ठीक है, द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, लिखा ऐसा। फिर आपने लिखा कॉलम ए क्या है, स्पैन ऑफ पहला और जो फोर्थ रो थी वो लिखे। अब हमको बताना है बेसिस। बेसिस में क्या क्या आता, स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंस। हमको मालूम जहां पे भी पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो कैसा रहता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने लिखा क्लियरली ये और ये एक दूसरे के साथ कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्पैन भी कर ला, लीनियर इंडिपेंडेंस भी है, तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस। तो बेसिस ऑफ कॉल है क्या आएगा, 1 3 1 3 9 1। और क्या निकालना था, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस निकालना था, और आप लोगों को मालूम है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, डायमेंशन कितना रहता, जितने आपके बेसिस में एलिमेंट है। यहाँ पे बेसिस में कितने एलिमेंट है, 1 और 2, तो डायमेंशन कितना आ गया, तो कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। तो क्या करना है आपको, जो मैट्रिक्स दिया है उसको एक्लोन फॉर्म में लेके आओ। देखो पाइवट एलिमेंट कहां पे, जहां पे भी पाइवट एलिमेंट है वो क्या करेगा, स्पैन करेगा, किसको, कॉलम स्पेस को। तो आपने लिखा कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या है, स्पैन ऑफ कौन कौन सा, पहला और फोर्थ कॉलम, क्योंकि पहले और फोर्थ कॉलम में था हमारा पाइवट एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको क्या निकालना है, बेसिस निकालना है। बेसिस के लिए क्या लगता है, स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंट, जहां पे भी पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैसे रहता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने लिखा क्लियरली 1 3 1 एंड 3 9 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लिख दिया। अगर ये एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंट होते ना तो यहाँ पे नंबर होता 3 9 3, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल होते उस केस में, समझ रहा है।
फिर बेसिस लिख दिया आपने, क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी स्पैन भी कर रहे, तो क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे। बेसिस में जितने भी एलिमेंट रहे वो क्या रहता है, उसका डायमेंशन। तो आपने डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए कितना आ गया, 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, पक्के में समझा? अरे सच में समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? अब हम क्या निकालेंगे, रो स्पेस। रो स्पेस निकालने के लिए कुछ और सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या करना है, ये देखो, ये था अपना। तो फ्रॉम 1 इसको उठा लो, कॉपी और पेस्ट। तो ये हमने ए बनाया था, है ना? ए मैट्रिक्स को हमने बनाया था कैसा, एक्लॉन फॉर्म में लाने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था आपको रो स्पेस लिखना है। रो स्पेस में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, जो भी नॉन जीरो रो रहती वो लिखते हैं अपन लोग। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रो स्पेस ऑफ ए इज spanned by non-zero rows of matrix A in echelon form। क्या लिखा मैंने, रो स्पेस ऑफ ए, ये क्या रहेगा, इज स्पैन्ड बाय किससे, नॉन जीरो रोज, किसका, ऑफ मैट्रिक्स ए इन echelon फॉर्म। तो बताइए, देयरफॉर रो स्पेस ऑफ ए क्या बनेगा, स्पैन ऑफ किस किस का स्पैन, आपका पहली रो। क्या है पहली रो, 1 3 4 3। उसके बाद दूसरी रो भी नॉन जीरो है, क्योंकि एक एलिमेंट नॉन जीरो है यहाँ पे। तो दूसरी रो क्या है, 0 0 0 1। तीसरी रो 0 है, तो वो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया। अब फिर से यहाँ पे देखो, ये 0 है 0 है 0 है और ये 1 है, एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते क्या है, नहीं। तो कैसे रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लिखेंगे क्लियरली 1 3 4 3 एंड 0 0 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्पैन कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। देयरफॉर बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए क्या आएगा, पहला एलिमेंट जो है 1 3 4 3 और दूसरा एलिमेंट जो है 0 0 0 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? तो अपन लोग जब कॉलम स्पेस निकाल रहे थे तो हम किसको देख रहे थे, ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसपे पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट हो। बाकी प्रोसीजर सेम था, सेम चीज यहाँ पे भी। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्लॉन फॉर्म वाला, रो स्पेस ऑफ ए स्पैन्ड बाय नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इन एक्लॉन फॉर्म। अब क्या निकालने का बचा इसका, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या रहता, जितने बेसिस में एलिमेंट हो। तो डायमेंशन ऑफ बेस, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। कितने बेसिस में एलिमेंट है, 2, तो डायमेंशन कितना आएगा, 2। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा? अगर नहीं भी समझते रहा टेंशन नहीं लेना, अभी और क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, ठीक है? पक्के में समझा यहाँ तक? अभी इसमें एक और चीज निकालना है हमको। क्या निकालना है, नल स्पेस। और नल स्पेस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, एक होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। कौन सी, ax इक्वल्स टू 0। कौन सी सॉल्व करना पड़ता है, ax इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे फॉर null space
ऑफ मैट्रिक्स ए वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 वेयर x की वैल्यू अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब आप x की वैल्यू कैसे लोगे? आप देखेंगे a में कितने रोज है, 1 2 3 सॉरी कितने कॉलम है, कितने कॉलम है? 4 कॉलम है ना। तो जितने कॉलम रहे उतने वेरिएबल आपको यहाँ पे अज्यूम करना है। तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? x y z t। समझा? कितने x में कितने एलिमेंट लिखना है आपको? उतने एलिमेंट जितने आपके a में कॉलम है। a में कितने कॉलम थे? 4। तो हमने x में कितने एलिमेंट लिखे? 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने रिड्यूस कर लिए थे उसको, है ना। क्या आया था हमारा 1 के हिसाब से a की वैल्यू? आया था ऐसा? अरे आया था। तो a की जगह मैंने क्या लिखा? हमारी इक्वेशन क्या है? ax इक्वल्स टू 0। तो a की जगह ये वैल्यू आ गई। x की जगह क्या आएगा? x y z t इज इक्वल्स टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 0 0 0। समझा क्या किया? मैं फिर से पूरी इक्वेशन सॉल्व करते बैठूंगा क्या? नहीं। जब भी इसका आंसर निकालना रहता तो मैं हमेशा इसको किस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ? एक्लोन फॉर्म में। मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स ए का एक्लोन फॉर्म बना चुका हूँ, तो फिर से बनाते बैठूंगा क्या? नहीं। एक बार बना लिया तो काफ़ी है, बार बार बनाते बैठूंगा क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ से एक्लोन फॉर्म को उठाया और ये फॉर्म को यहाँ पे ए की जगह कर दिया पेस्ट कर दिया। तो चलिए इससे अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा? ये चीज़ समझती है ना। ये पहला कॉलम आके मल्टीप्लाई जाके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, है ना। तो x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x 1 जा x, 3 मल्टीप्लाई होगा y से तो मिलेगा 3 इंटू वाई, 4 मल्टीप्लाई होगा z से तो मिलेगा 4 इंटू जेड, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा t से तो मिलेगा 3t। समझा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। सेकेंड रो फिर ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0, 1 इंटू टी आएगा। और फिर तीसरे इसमें 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0, 0 इंटू टी 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और अगर ऐसा नहीं लिखना है आपको, ऐसा यानी एक स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि अपन यहाँ पे एक स्टेप लिखना भूल गए। मैं सोच रहा हूँ कि जैसा अपन ने वहाँ पे लिखे थे वैसे ही लिखता हूँ। आपको याद है अपन लोग पाइवट एलिमेंट वाली लाइन लिखते थे, वाली लाइन यहाँ पे भी लिख देते हैं, ताकि हमारी पूरी थियोरी जितना सॉल्व कर रहे हैं वो एक ही लैंग्वेज में है। कहाँ पे जी पाइवट एलिमेंट? यहाँ पे पहले और फोर्थ कॉलम में है। तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट elements are in first and fourth कॉलम है, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में। देयरफॉर अब आपको ये चीज याद है, पहला जो कॉलम होता है वो किसका होता है? x का। दूसरा जो कॉलम होता है वो किसका होता है? y का। तीसरा जो कॉलम होता है वो किसका होता है? z का। और जो चौथा कॉलम होता है वो किसका होता है? t का। तो जिस पे भी पाइवट एलिमेंट है वो कौन से वेरिएबल होते हैं? बेसिक वेरिएबल। और जिसमें पाइवट एलिमेंट नहीं होते वो कौन से होते हैं? फ्री वेरिएबल। तो आप लेंगे देयरफॉर x एंड t आर बेसिक वेरिएबल्स एंड y एंड z आर फ्री वेरिएबल्स। याद आ रहा है? ऐसे ही लिखा आया था मैंने, मैं करके कोशिश कर रहा हूं कि पूरा जैसा अपन शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं ना वही लिखते हुए आया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। याद है? जहां पे भी पाइवट एलिमेंट होता है उसका वेरिएबल बेसिक वेरिएबल होता है, जहां पे पाइवट एलिमेंट नहीं है वो कैसा होता है? फ्री वेरिएबल। जो भी फ्री वेरिएबल रहा उसको हम कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर सकते। तो आप लेंगे लेट y को ले लो k1
एंड z को ले लो k2, ले लिए, वेयर k1 एंड k2 आर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है ये दोनों के दोनों, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहां तक। अब हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद आ रहा है, द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या आएगा, x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा x1 जा x, 3 मल्टीप्लाई होगा y से तो मिलेगा 3y, 4 मल्टीप्लाई होगा z से तो 4z, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3t इज इक्वल टू, यहाँ का राइट हैंड साइड जो है 0। x मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, y मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, z मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, t मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा t इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, दे दिए, सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू है k1, z की वैल्यू है k2, t की वैल्यू है 0, सब्स्टिट्यूट करो तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिलेगा, x क्या है यहाँ पे, प्लस 3y प्लस 4z, तो मिलेगा 3y, y की जगह क्या आ गया, k1, 4z, z की जगह मैंने क्या लिया, k2, और t की तो वैल्यू मेरे को मालूम है क्या है, 0, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। 0 से ऐड करके कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस 3k1 इधर गया तो माइनस 3k1, यहाँ पे प्लस 4k2 इधर गया तो माइनस 4k2, तो बताओ देयरफॉर x की वैल्यू क्या बनेंगी, x की वैल्यू क्या थी, x y z t, x की वैल्यू क्या आई, माइनस 3k1 माइनस 4k2, y की वैल्यू क्या आई, k1, z की वैल्यू क्या आई, k2, और t की वैल्यू क्या आई, 0। सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू को, कहाँ पे, ये x पे, x y z t, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो वैल्यू आई मेरी माइनस 3k1 माइनस 4k2, y की वैल्यू k1 लिया था, z की वैल्यू k2 लिया था, और t कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। अब k1 और k2 को कर दो सेपरेट, कैसे कर सकते सेपरेट, पहले सिर्फ और सिर्फ k1 वाली वैल्यू लिखो, तो क्या आएगा, माइनस 3k1, यहाँ पे भी k1 है, हाँ जी है, तो k1, यहाँ पे k1 है क्या, नहीं, तो आ गया 0, इस पे k1 है क्या, नहीं, तो आ गया 0, प्लस फिर किसकी वैल्यू लिखो, k2 की, इसमें k2 है, हाँ जी है, क्या है, माइनस 4k2, इसमें k2 है, नहीं, तो क्या आ गया 0, इसमें k2 है, हाँ जी है, तो आ गया k2, इसमें k2 है, नहीं, तो क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से k1 और k2 को निकाल लेंगे बाहर, तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर x इज इक्वल टू, k1 पहले इससे बाहर निकालो, क्या आएगा, माइनस 3, यहाँ से k1 बाहर निकला तो 1 0 0, प्लस यहाँ से k2 को बाहर निकालो तो क्या आएगा, माइनस 4 0 1 0, आ गया। और मैंने बताया था x का जो भी आंसर आया वो काय की वैल्यू रहती है, नल स्पेस की। तो यहाँ पे कितने आंसर आ रहे हैं आपके, 2 आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से, पहला k1 के टर्म्स में, दूसरा k2 के टर्म्स में। तो आप देंगे देयरफॉर नल स्पेस ऑफ ए, क्या आएगा, स्पैन ऑफ, किस किस का स्पैन, ये 2 चीजों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। तो पहला वेक्टर क्या है यहाँ पे, -3 1 0 0, और दूसरा वेक्टर क्या है, -4 0 1 0। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 -4 0 1 0 0। सीधी सी बात है, लीनियर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के मल्टीपल है क्या, नहीं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा क्या, नहीं। तो ये दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लिखेंगे क्लियरली -3 1 0 0 एंड
-4 0 1 0। ये कैसे हैं एक दूसरे के साथ? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस फॉर्म करेंगे। तो देयरफॉर बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। क्या आएंगे बेसिस में? वैल्यू, वही वैल्यू जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कौन सी? -3 1 0 0 और दूसरी -4 0 1 0। क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन वही चीज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बताओ फिर डायमेंशन क्या आएगा? देयरफॉर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या रहता है? जितने बेसिस में एलिमेंट है। कितने बेसिस में एलिमेंट है? 2। तो डायमेंशन कितना आ गया? 2। ईजी है, समझा? पूरी चीजें पढ़ चुके हैं। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको ax = 0 का सॉल्यूशन निकालना है। अब वहां पे जितने आपके फ्री वेरिएबल्स मिलते हैं उतने आपको आंसर्स मिलते हैं ना। अगर एक फ्री वेरिएबल मिला तो एक आंसर मिलता है, 2 फ्री वेरिएबल मिले तो 2 आंसर मिलते हैं। मिलता है ऐसा? यहाँ पे कितने फ्री वेरिएबल थे? 2। तो कितने एलिमेंट आए नल स्पेस के अंदर? 2 आए। अगर सिर्फ एक होता तो 1 आता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? अगर आपको अभी भी डाउट है इसके ऊपर तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा थोड़ा बहुत तो भी, और जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो ये क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। टेंशन मत लो। फाइंड द basis and dimension of column space of A, row space of A and null space of A of the मैट्रिक्स जहाँ पे दिया हुआ है A = 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3 दिया हुआ है। ऐसा कैसे शुरू करते हैं जी? आप सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसे लिखेंगे। सॉल्यूशन हियर मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है हमको? 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3 आएगा। फिर क्या करते हैं? पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एक्लॉन फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। मतलब 1 के नीचे क्या बनाओ? 0 बनाओ। तो क्या करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 -3 टाइम्स R1 है ना। 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। R3 चेंजेस टू R3 + R1। तो बताओ क्या मिलेगा? देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट, पहली रो एज इट इज 1 3 4 3 3 - 3 3 जा, सॉरी 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 9 - 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0, 12 - 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0, 9 - 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0, -1 + 1 0, -3 + 3 0, -4 + 4 0, -3 + 3 0। आ गया। अब आगे यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने का है क्या? नहीं। तो ये आ गया हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। हमको यहाँ पे पाइवट एलिमेंट दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। कहाँ पे? पहले कॉलम में दिख रहा है, क्योंकि पहले कॉलम में आपको पाइवट एलिमेंट दिख रहा है तो स्पैन कौन करेगा? पहला कॉलम करेगा। तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट इज इन, कहाँ पे है? फर्स्ट
column, since the pivot element is in first column, therefore the column space of A is spanned by कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम किसका? ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। समझा? जिस पे भी पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? स्पैन करेंगे। तो आप देंगे देयरफॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या आएगा? स्पैन ऑफ किसका? स्पैन जहां पे पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है। कहां पे पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है? पहले कॉलम में। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या है? 1 3 -1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसमें पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट था तो ये वाला जो कॉलम है वो क्या करेगा? स्पैन करेगा कॉलम ऑफ ए को। करेगा, स्पैन कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है ना, एक ही कॉलम है। और हमको मालूम एक अगर सेट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है तो वो कैसा रहता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। ऑल्सो एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। पढ़े थे ऐसा? इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि अगर कोई सेट है उसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमेशा कैसा रहेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एज एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैन कर रहा है, लीनियर इंडिपेंडेंस है तो क्या फॉर्म करेगा? बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए फॉर्म करेंगे। स्पैन कितने एलिमेंट कर रहा? एक। तो बेसिस भी कितना एलिमेंट फॉर्म करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताओ डायमेंशन क्या आएगा? तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या आएगा? जितने बेसिस में एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? एक। तो डायमेंशन कितना आएगा? एक। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? अब रो स्पेस लिखने के लिए क्या करते हैं? रो स्पेस में हम सिर्फ और सिर्फ वो रो को लिखते हैं जो कैसी हो? नॉन जीरो हो। नॉन जीरो रो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितनी है? एक है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पीछे वाले पेज पे जाना पड़ेगा अब हमको। ये है हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0। और हमको मालूम रो स्पेस को कौन स्पैन करता? नॉन जीरो रो जो एक्लोन फॉर्म में रहा। तो आप लिखेंगे द रो स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय non zero row of matrix A in echelon form। कौन से फॉर्म में? echelon फॉर्म में। तो चलिए बताइए तो क्या आएगा आपकी वैल्यू? therefore रो स्पेस ऑफ ए ये क्या आएगा? स्पैन किसका? जो रो आपकी क्या फॉर्म कर रही है? स्पैन कर रही है ना? तो कौन सी है नॉन जीरो रो? 1 3 4 3 आया। रो के एलिमेंट में कितने एलिमेंट है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट वो भी नॉन जीरो हो तो वो हमेशा कैसा रहेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लिखेंगे एवरी नॉन जीरो सिंगलटन set is linearly independent। होता है
तो आपका ये जो एलिमेंट है ये भी कैसा रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लेंगे 1 3 4 3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। स्पैन कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। तो देयरफॉर बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए क्या आएगा, बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, क्या है 1 3 4 3 है। ये स्पैन भी कर रहा था और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था, करके क्या में आएगा, बेसिस में आएगा। बेसिस में कितने एलिमेंट है, एक, तो डायमेंशन की वैल्यू क्या आएंगी 1, तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 1। क्यों आया 1, क्योंकि यहाँ पे आपके जो इक्वेशन है, जो आपका बेसिस बना है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो बेसिस में जितने भी एलिमेंट हो वो क्या होता है, डायमेंशन। समझा यहाँ तक, पक्के में समझा। अब एक चीज निकालने की बची, क्या बची, नल स्पेस। नल स्पेस के लिए कौन सी होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ax इक्वल्स टू 0। तो फॉर नल स्पेस वी solve the homogeneous equation ax equals to 0 where x is equals to, x में कितने वेरिएबल लेना, जितने कॉलम हो a में कितने कॉलम है 4, तो यहाँ पे आप रोज भी कितने कॉलम 4 है, तो वेरिएबल कितने लोगे 4, तो x y z आ गया। समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं अपन, a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 3 4 3 और बाकी पूरे में 0, तो 1 3 4 3 और बाकी पूरे में क्या आ जाएगा 0। आगे फिर उसके बाद क्या था, a x की वैल्यू क्या है x y z t इज इक्वल टू 0। 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 0 0 0 लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गया सबको। अब बताओ पाइवट एलिमेंट कहाँ पे, पाइवट एलिमेंट तो प्रेजेंट है जी हमारा यहाँ पे। ये भी याद होगा सबको, पहला कॉलम किसका होता है x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का, चौथा कॉलम t का, है ना। देखो ये आपका इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा 1 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके y से मल्टीप्लाई होगा, 4 जाके z से मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके t से मल्टीप्लाई होगा। आ रहा बरोबर वैसे ही। तो ये चीज याद रखना, पहला कॉलम x का, दूसरा y का, तीसरा z का, चौथा t का। पाइवट एलिमेंट कहाँ पे है, पहले इसमें, तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट इज इन फर्स्ट कॉलम। क्योंकि पाइवट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है, तो बेसिक वेरिएबल कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक। देयरफॉर x इज अ बेसिक वेरिएबल। तो बच्चे कुछ ही पूरी भीड़ कौन से हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल। एंड y z एंड t आर फ्री वेरिएबल्स। y z और t कैसे हो गए जी, फ्री वेरिएबल्स हो गए। तो जो भी फ्री वेरिएबल्स उसको मैं क्या कर सकता, कोई भी कांस्टेंट ले सकता। तो अपन लिखेंगे लेट y को ले लो k1, z को ले लो k2, t को ले लो k3, जहां पे k1 k2 k3 ये क्या है, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यानी ऐसी वैल्यू जिनकी मैंने अपने मन से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लिया हूं। हाँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर आप क्या लिखते हैं, द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में तो पूरी वैल्यू क्या है 0। तो बनाओ, पहली इक्वेशन क्या आएगा 1 into
x, 3 इंटू वाई, 4 इंटू जेड, 3 इंटू टी। तो आएगा x प्लस 3y प्लस 4z प्लस टी इज इक्वल टू 0। आएगा 3t इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब x की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस 3y इधर गया तो माइनस 3y, प्लस 4z इधर गया तो माइनस 4z, प्लस 3t इधर गया तो माइनस 3t। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, -3। y की वैल्यू क्या लिया मैंने, k1। z की वैल्यू क्या लिया मैंने, k2। t की वैल्यू क्या लिया मैंने, k3। तो बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी, कैपिटल X की वैल्यू। पहले आता x की वैल्यू क्या है, अगर ऐसे में डाउट आना तो ऐसा लिख लेना x y z t, फिर सब्स्टिट्यूट करना। x क्या है, ये अभी निकाला आपने, -3 k1 -4 k2 -3 k3। y की वैल्यू क्या है, k1। z की वैल्यू क्या है, k2। t की वैल्यू क्या है, k3। आगे फिर क्या करते हैं, सबको सेपरेटली लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, पहले वो वैल्यू लिखो जिसमें क्या प्रेजेंट हो, k1 प्रेजेंट हो। k1 यहाँ पे हाजी है तो -3 k1, यहाँ पे k1 हाजी है तो लिख दो k1, यहाँ पे नीचे कहीं पे k1 है क्या, नहीं, तो लिख दो 0 0। अब किन को देखोगे, जिसमें k2 प्रेजेंट है। इसमें k2 है, हाजी है तो लिख दो -4 k2। इधर k2 है, नहीं है तो क्या लिख दो 0। यहाँ पे k2 है, हाजी है तो लिख दो k2। यहाँ पे k2 है, नहीं है तो लिख दो 0। अब किसको देखोगे, k3 को। यहाँ पे k3 है, हाजी है तो लिख दो -3 k3। यहाँ पे k3 है, नहीं है, लिख दो 0। k3 है, नहीं है, लिख दो 0। k3 है, हाजी है। अब क्या करोगे, हर एक जगह से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल। यहाँ पे क्या है, k1 को निकाल लो बाहर, तो क्या आया, -3 1 0 0। यहाँ से क्या बाहर निकालोगे, k2, क्या आएगा, -4 0 1 0। यहाँ से क्या बाहर निकालोगे, k3, तो क्या आएगा, -3 0 0 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। k1 k2 k3 कांस्टेंट है, यानी क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, यानी क्या करेगा, स्पैन करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर नल स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय, किस किस से स्पैन करेगा, ये जो एलिमेंट है। k1 के साथ कौन आया, -3 1 0 0। k2 के साथ कौन आया, -4 0 1 0। और k3 के साथ कौन आया, -3 0 0 1 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। तो ये k1 k2 k3 क्या फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे थे ये वेक्टर्स के साथ। तो क्या फॉर्म करेंगे, स्पैन फॉर्म करेंगे। तो आप चाहो तो ऐसे एक लाइन भी डाल सकते हो, देयरफॉर नल स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय -3 1 0 0 -4 0 1 0 -3 0 0 1। देयरफॉर नल स्पेस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, फिर ये तीनों एलिमेंट। अब आप चाहो तो दिखाओ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या तो लिख दो क्लियरली -3 1 0 0 -4 0 1 0 -3 0 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कभी भी अगर जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है स्पैन के अंदर, उसमें अगर एक एलिमेंट है, तो हमको तो मालूम नॉन जीरो सिंगलटन सेट हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो एलिमेंट है तो हम देख सकते हैं एक दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं है। एक दूसरे का मल्टीपल नहीं रहा तो हम लिख सकते क्लियरली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब तीन एलिमेंट आ जाए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्लियरली वाली लाइन को न लिखें, आप ये तीनों एलिमेंट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करें। क्यों, क्योंकि सिंगलटन सेट रहा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता, नॉन जीरो रहा तो वो तो हमको प्रूफ मालूम है। दूसरा, अगर दो एलिमेंट है हम देख सकते हो एक दूसरे के टेबल में आते कि नहीं आते। अगर कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे ऐसा एलिमेंट है 1 3 2 3 और यहाँ पे आ गया 1 4 2 4, तो देखो यहाँ पे 1 के टेबल में 1 आता है, 2 के टेबल में जैसे 1 1 जा 1 2 1 जा 2, लेकिन देखो 3 1 जा 3 आ रहा क्या, नहीं, 3 1 जा 3 आ रहा क्या, नहीं, यानी एक दूसरे के लीनियर मल्टीपल है क्या ये लोग, नहीं। लेकिन अगर ये ऐसी बन जाता 2 6 4 6, तो देखो मैंने जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6,
तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होते क्या? नहीं। तो यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दो एलिमेंट रहता है, आप आंख मूंद करके लिख सकते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, ये मेरे को ही मालूम है, लेकिन प्रूव करके दिखा देना। अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो लिख देना क्लियरली ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर टाइम है तो प्रूव करके दिखा दो। प्रूव कैसे करते याद है? लीनियर इंडिपेंडेंस का प्रूफ याद है क्या सबको? याद है पक्के में? ए से मल्टीप्लाई कर दो पहले वेक्टर को, क्या है? -3 1 0 0। बी से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वेक्टर को जो है -4 0 1 0। सी से मल्टीप्लाई कर दो तीसरे वेक्टर को जो -3 0 0 1, और इसको ले लो इक्वल टू 0 0 0 0। लेते थे ऐसा, जहाँ पे ए बी सी क्या है? स्केलर्स, वेयर ए बी एंड सी आर स्केलर्स। लेते थे ऐसा, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते थे। याद है? आप देखना, आपको तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट ही मिलेंगे यहाँ पे। कर लिए यहाँ से कट कर लेता हूँ, पीछे चिपका देते हैं इसको। आप लोगों ने तो लिख लिया होगा ना? आया ऐसा? ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा? -3 मल्टीप्लाई होगा ए से तो मिलेगा -3a, -4 मल्टीप्लाई होगा बी से तो मिलेगा -4b, प्लस -3c मल्टीप्लाई होगा सी से तो मिलेगा -3c। यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा a, 0 इंटू बी 0, c इंटू 0 0, a इंटू 0 0, b 1 जा b, और c इंटू 0 0, a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, c 1 जा c इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब देखो a का ऐसे इक्वल आ गया 0 से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते, पहला एलिमेंट इक्वल रहेगा पहले से, तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0। दूसरा एलिमेंट दूसरे से तो a आ गया 0, तीसरा एलिमेंट तीसरे से तो आ गया 0, चौथा एलिमेंट चौथे से तो c भी आ गया 0। यानी a b और c तीनों की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो एज ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0, हर एक स्केलर की वैल्यू अगर 0 आ गई, तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो -3 1 0 0, -4 0 1 0, -3 0 0 1, ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। अब ये तीनों के तीनों स्पैन भी कर रहे थे और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस फॉर्म करेंगे। तो देयरफॉर बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या आएगा? ये तीनों के तीनों वेक्टर जो स्पैन भी कर रहे और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो -3 1 0 0, -4 0 1 0, -3 0 0 1 आ गया। तो बताओ डायमेंशन क्या आएगा? देयरफॉर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या आएगा? बेसिस में जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 3, तो डायमेंशन कितना आ गया? 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क, जिसमें आपको नल स्पेस निकालना है, नल स्पेस निकालना आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है वो मैं आपको करा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम of equations and find null space। यहाँ पे इक्वेशन है x + 2y + 3z = 0
3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0, 7x प्लस 10y प्लस 11z इक्वल टू 0। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म वगैरह पे लिख के दे रहा हूँ और आगे का फिर आप लोग करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या आएगा? सॉरी, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म कहाँ से लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन 7x प्लस 10y प्लस 11z इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो राइटिंग above equation in matrix form we get, matrix form आप चाहो तो वो मेंशन भी कर दो, that is ax equals to 0। we get, क्या मिलेंगे आपको? a की वैल्यू क्या है? 1 3 7 2 4 10 3 4 11 x y z इक्वल्स टू 0 0 0 आ गया। यानी a की वैल्यू होगी 1 2 3 3 4 4 7 10 11, x की वैल्यू होगी x y z और 0 की वैल्यू होगी 0 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते कि कर दूं? ऐसा करते सॉल्व कर ही लेते हैं ना। आप लोगों को अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो अपन कर ही लेते सॉल्व। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज, क्या आएगा? ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 3 4 4 7 10 11। सबसे पहले क्या करते हैं? पाइवट एलिमेंट बनाते हैं। पाइवट एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट के नीचे के दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1। और यहाँ पे 7 जाएगा तो आ जाएगा, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 टाइम्स R1। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 2 3, दूसरे रो में चेंज होगा, 3 में से 3 गया 0, 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया -2, 4 माइनस 3 3 जा 9, 4 में से 9 गया तो -5 आएगा। सेम चीज यहाँ पे R3 माइनस 7 टाइम्स, तो 7 में से 7 गया, कितना आ जाएगा? 0। 10 माइनस 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा? -4। 11 माइनस 7 3 जा 21, कितना आ जाएगा? -10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए। अब देखिए दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2। तो मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा? 1 2 3। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, 0 -2 -5, 0 में से 0 गया 0, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0, -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10, 10 में से 10 गया 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब बताइए पाइवट एलिमेंट कहाँ कहाँ पे? पहला आपका पाइवट एलिमेंट है पहले कॉलम में, दूसरा दूसरे कॉलम में है। तो जहाँ पे भी पाइवट एलिमेंट है वो क्या रहते हैं? हमारे बेसिक वेरिएबल। और जहाँ पे भी पाइवट एलिमेंट नहीं है वो क्या रहते हैं? हमारे फ्री वेरिएबल। याद आ रहा है? अरे सच में याद आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं कर रहे आप लोग? प्लीज रिवाइज करते रहना, नहीं तो इतनी मेहनत करके कोई मतलब नहीं आएगा। चलो मैट्रिक्स ए मिल गया आपको, तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट्स आर इन, कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट एंड सेकेंड
कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है। पहला कॉलम किसका रहता, x का, दूसरा y का, तीसरा z का। तो देयरफॉर x एंड y आर बेसिक वेरिएबल्स। और बचा कुछ है जिस पे पाइवट एलिमेंट नहीं है, वो क्या होता, फ्री वेरिएबल। देखेंगे एंड z इज फ्री वेरिएबल आएगा। जो भी फ्री वेरिएबल है उसको आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो आप देंगे लेट z इक्वल टू k, जहां पे k क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। अब आप लिखेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तो आप एक चीज देख रहे हैं, कॉलम स्पेस और रो स्पेस निकालने में मेहनत नहीं लगती, सिर्फ एक्लॉन फॉर्म में ला लो, लेकिन ये निकालने में मेहनत लगती है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या मिलेगा, x से मल्टीप्लाई होगा, बनता है x प्लस 2y प्लस 3z। राइट हैंड साइड में तो 0 था, तो कुछ भी टेंशन है क्या, नहीं। याद है राइट हैंड साइड में पूरा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। x इंटू 0 0, तो आएगा -2 इंटू वाई माइनस 5 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे पुट z की वैल्यू हमारे पास z इक्वल टू k इन इक्वेशन 2। वी गेट क्या मिलेगा, -2y माइनस 5z, z की वैल्यू क्या है k इज इक्वल्स टू 0। मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -5y, इधर गया तो +5k है ना। यहाँ पे -2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, -5/2 टाइम्स k। मिल गया y की वैल्यू। अब ये z और y को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। वी गेट क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है, -5k/2 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, x 2 और 2 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस -5k प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो x -5 प्लस 3 कितना आएगा, -2k इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2k आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद है यहाँ तक सबको? तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा। देयरफॉर x की वैल्यू होती है x y z, यानी x क्या बन गया आपका, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2k, 2k -5/2k, 2k -5/2k और k आएगा। बट मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, कभी भी यहाँ पे डिवीजन में कोई वैल्यू रखना क्या नहीं रखना। तो यहाँ पे डिवीजन में 2 है, तो मैं यहाँ से क्या बाहर निकाल लूंगा, k/2 निकाला। तो यहाँ पे डिवीजन में 2 था क्या, नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ पे डिवीजन में 2 था, हाँ, तो अपने हाल पे छोड़ दो, -5। यहाँ पे डिवीजन में 2 था नहीं, तो क्या आ जाएगा 2। ये चीज समझा ना, 2k था, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया। मेरे को क्या बाहर निकालना था, k/2, तो k बाहर निकल गया, डिवीजन का 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4। यहाँ से k/2 बाहर निकालना था, k/2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, -4। यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ k। मेरे को क्या बाहर निकालना था, k/2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। जैसे ये k/2 को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बच गया, 2। समझा? तो बताओ क्या बनेगा, देयरफॉर नल स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड बाय, कौन स्पैन करेगा, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, 4 -5 2। ये क्या है, एक नॉन जीरो सिंगलटन सेट। नॉन जीरो सिंगलटन सेट हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लेंगे एज एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली
इंडिपेंडेंट, तो स्पैन कर रहा है लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अपने को नल स्पेस ही निकालना है ना सिर्फ, हाँ सिर्फ नल स्पेस निकालना, तो वहीं पे आप रुक सकते हैं। लेकिन अब मैं लिख दिया हूँ तो बेसिस भी निकाल ही देता हूँ, ठीक है। तो एज एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्पैन कर रहा है लीनियर इंडिपेंडेंस के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, एज एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हर एक नॉन जीरो सिंगलटन सेट हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो स्पैन भी कर रहा है लीनियर इंडिपेंडेंस भी, तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। देयरफॉर बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या आएगा, जो एलिमेंट स्पैन भी कर रहा और बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, कौन सा, 4 - 5 2। आगे अगर डायमेंशन पूछा रहता तो भी निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए कितना आएगा, जितने बेसिस में एलिमेंट है कितना है, 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। अब आपके इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, let a is equals to 1 - 3 - 4 -4 6 -2 -3 7 6 and b is equals to 3 3 -4 determine whether b is in the column space of A। देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि B ये जो एलिमेंट है ये कॉलम स्पेस ऑफ A में आएगा कि नहीं आएगा। कॉलम स्पेस ऑफ A में आने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पैन करना पड़ता है। स्पैन करने के लिए क्या जरूरी होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। समझो, पूरा कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। कॉलम स्पेस ऑफ ए में आने के लिए क्या जरूरी होता है, आप स्पैन करने चाहिए। स्पैन करने के लिए क्या जरूरी होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनना जरूरी होता है। अपने को क्या पूछ रहा है, बी कॉलम स्पेस में आएगा कि नहीं आएगा। बी कॉलम स्पेस में कब आएगा, जब स्पैन करेगा। स्पैन कब करेगा, जब वो ए के कॉलम का क्या बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। रहेगा ऐसा, तो चलिए लिखते हैं। समझ में आ रहा है कैसे कनेक्ट करते हुए चलना है अपने को। हियर ए क्या दिया हुआ है आपको, 1 -3 -4 -4 6 -2 -3 7 6 एंड बी क्या दिया हुआ है आपको, 3 3 -4 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, बी कॉलम स्पेस में कब जाएगा ए के, जब बी क्या करेगा, स्पैन करेगा। स्पैन करने के लिए क्या जरूरी है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, यानी बी जो एलिमेंट है, ठीक है, बी के जो एलिमेंट है वो क्या करना चाहिए, कॉलम ऑफ ए को क्या करना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। याद रखेंगे, स्पैन करने के लिए क्या जरूरी होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी होता है। चलिए क्या लिखेंगे, B will be in the column space of A कब, if
B is a linear combination of किसका? कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये कब होगा? दैट इज व्हेन द इक्वेशन ax is equals to b has a solution। ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन आएगा तो क्या रहेगा वहां पे, आप k के हिसाब से वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो आपको एक सादा कोई वैल्यू मिलेगा, है ना। आप चाहो तो कांस्टेंट के टर्म्स में कुछ तो भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो कब होता है? जब आपका x इक्वल्स टू बी को क्या हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। यानी इक्वेशन कैसी आनी चाहिए? कंसिस्टेंट आनी चाहिए। पढ़े थे? अरे पढ़े थे बाबा लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? ax इक्वल्स टू बी को सॉल्व करते थे। अगर ax इक्वल्स टू बी कंसिस्टेंट आती थी, यानी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, है ना, तो हम क्या बोलते थे? ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? कॉलम स्पेस में आ जाएगा। तो देख रहे हो, जो आपने पहले पढ़े थे लीनियर कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ पे काम आ रहा है कॉलम स्पेस में। तो करके चीजें कनेक्टेड है, प्लीज गौर से पढ़ो। क्या याद रखना है? आपको क्या बोल रहा? बी कॉलम स्पेस में है कि नहीं है। बी कॉलम स्पेस में कब आएगा? जब वो स्पैन करेगा। स्पैन करेगा मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। कोई भी इक्वेशन जिसमें ए और बी हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है कि नहीं बनाता है, कैसे चेक करते थे? हम लेते थे इक्वेशन ax इक्वल टू बी। अगर ax इक्वल टू बी कंसिस्टेंट हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। समझा? पक्के में समझा? चलिए सॉल्व करते हैं। ax इक्वल टू बी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, इसके लिए हम क्या लेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। तो आप लिखेंगे कंसीडर। यहां तक समझ गया पक्के में सबको? क्या करेंगे? कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? a इज टू b। याद है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? पहले ही पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए लिखो। क्या है? 1 -3 -4 -4 6 -2 -3 7 6, फिर डॉट 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 डालो, फिर पूरा मैट्रिक्स बी लिखो। क्या है? 3 3 -4। मेथड चेंज होती क्या? नहीं। पाइवट एलिमेंट बनाओ। कैसे बनाएंगे जी पाइवट एलिमेंट? यहाँ पे 0 लाके, तो R2 changes to R2 plus 4 times R1, R3 changes to R3 plus 3 times R1। तो बताओ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा? A is to B is equivalent to, पहले रो में कोई चेंज नहीं, तो 1 -3 -4 3। दूसरे में कोई चेंज? हाँ, -4 + 4 1 दा 4, -4 + 4 0 6, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 4 दा 12, 6 -12 -6, -2 प्लस इंटू माइनस -4 4 दा 16, -16 -2 -18, 3 + 3 4 दा 12, 12 + 3 15। समझा? सेम चीज यहाँ पे -3 + 3 1 दा 3, -3 + 3 0, 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 दा 9, तो -9 + 7 -2। फिर उसके बाद 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 6 -12 कितना आएगा? -6, -4 + 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? अब आप एक चीज देखो, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, यानी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काम तमाम हो जाएगा उसका। तो R2 changes to R2 -3 times R3, तो क्या मिलेगा? A is to B is equivalent to, पहले रो में कोई चेंज नहीं, तो 1 -3 -4 3, दूसरे में कोई चेंज? हाँ, तो 0
-2 3 ज़ा 6, -6 + 6 0, -18, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 6 ज़ा 18, 18 में से 18 गया 0, 15 -3 5 ज़ा 15, 15 में से 15 गया 0, 0 -2 -6 5 आएगा ऐसा। जो भी आपकी जीरो वाली रो रहती है उसको सबसे ऊपर सबसे नीचे लिखते हैं तो क्या आएगा R2 इंटरचेंज विथ R3। याद रखना नॉन जीरो रोज ऊपर और जीरो वाली रो नीचे, तो क्या मिलेगा A/B इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो को एज इट इज, दूसरी रो की जगह तीसरी रो, तो 0 -2 -6 5 0 0 0 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। तो चलो ये क्या आ गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली मैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए भी लिख सकता हूं। सिमिलरली मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा मेरा, बी को हटा दो, इसमें से क्या आएगा 1 -3 -4 0 -2 -6 0 0 0 आ रहा है। अब क्या कैसा रहता है, एक इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं हम लोग देखते हैं उसमें रैंक की वैल्यू है ना। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाती है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है जी आपको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या रहता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या तो क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा, पहली रो नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी रो में पूरे एलिमेंट क्या है 0, तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा 2। अगर आप पाइवट एलिमेंट के हिसाब से देखना चाहो तो वो भी देख लो। पाइवट एलिमेंट कौन से रहते हैं, जो एलिमेंट के लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट है और नीचे जो एलिमेंट है वो 0, लेफ्ट में जो एलिमेंट है नीचे जो एलिमेंट है वो 0, कितने पाइवट एलिमेंट 2, तो रैंक भी कितना आएगा 2। एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A/B, कितने पाइवट एलिमेंट है, ये पहला पाइवट है, ये पहला पाइवट है ना, कितने पाइवट एलिमेंट है 2। नॉन जीरो रो भी देखो, इसमें नॉन जीरो, इसमें नॉन जीरो, इसमें तो पूरे के पूरे एलिमेंट कैसे हैं 0, तो कितने रैंक है 2। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब भी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट, एंड हैज अ सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा रिवाइज करने जाऊं तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ये भी बता सकते हैं हम लोग। याद है, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ये इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, लेकिन ये लेस हो जाए किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। रैंक होने के पहले तक हमने क्या पढ़ लिया था, अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से और ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बताओ इस केस में मैंने लिखा हूं हैज अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन लिखा हूं, यूनिक कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सोचो और मेरे को बताओ क्या है। अब बताओ
सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यानी लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो बी कहाँ में होगा? कॉलम स्पेस ऑफ ए में। तो आप देंगे therefore B is in the column space of A। इजी था। तो यह तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कौन कौन सा पढ़ा? कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस, ये तीनों के तीनों टॉपिक में अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करके पूछ लो, यहाँ पे कमेंट करके पूछ लो, इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है वहाँ पे मैसेज करके पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, लेकिन डाउट लेके बैठना नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।